बच्चों, हम लोगों का जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर चल रहा था उसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, हिस्टैरिसीस लूप। तो ये हम कंप्लीट कर देते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। ध्यान दीजिए आप। एक्चुअल में ये हिस्टैरिसीस लूप क्या है? ग्राफ बिटवीन I and H or between B and H is called hysteresis loop. Hysteresis loop, right? आप ध्यान दीजिए, ग्राफ बिटवीन I and H, B and H is called hysteresis loop. क्या क्या है वो बता दो। देखिए, I क्या था आपका? I था आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आपका I था, है ना, राइट। H क्या था आपका? H था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए, मैग्नेटाइजिंग, है ना, Z लिख देते हैं, कभी कभी S लिख देते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह देते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह देते हैं। P के नाम क्या क्या हैं? एक बार मैं वापस से याद दिला देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका B है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये नाम मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दिए, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए। देखिए, मेरे पास में मान लीजिए कि ये कोई रॉड है किसी मटेरियल की। किस मटेरियल की रॉड है? इट कैन बी आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, वुड, रबर, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी। इसमें कोई मैग्नेट नहीं है अभी, नो मैग्नेटिज्म, यानी इसका अभी m बराबर 0 है इस समय। इस समय इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है ही नहीं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा करके किसी सोलेनोइड के अंदर डाल देंगे। सोलेनोइड इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। तो सोलेनोइड में करंट I बह रहा है, I बह रहा है। जब I बह रहा है तो इस सोलेनोइड में H की वैल्यू क्या आएगी? H की वैल्यू आएगी N इंटू I। N इज टर्न डेंसिटी, N इज टर्न डेंसिटी, है ना। और B क्या आएगा? B क्या आएगा इसके अंदर? म्यू नॉट NI। जो भी आएगा वो तो आएगा। ये इस सोलेनोइड के अंदर है इस समय, राइट। तो ये H इक्वल टू NI है इसके अंदर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो मेरे पास में ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का एक पीस है, इट कैन बी ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, या कुछ भी जो आपको जचे, जो आप ले लीजिए। m बराबर 0 है, आप इसको इसमें डाल दो। जैसे ही हम इस मटेरियल को इसमें डालेंगे, इसमें कुछ m आएगा, m पैदा हो जाएगा, इसमें डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड m, है ना। तो I क्या होगा? I होगा कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम, that is induced magnetic moment per unit volume is called intensity of magnetization, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बोल दे रहा हूँ। induced magnetic moment per unit volume is called इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये चीज थोड़ी सी आप समझ लीजिए
है ना, ये आया। अब मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखो ये H जो है ना, ये तो मटेरियल पर डिपेंड करता नहीं है, ये तो Ni ही रहेगा, H कभी बदलेगा नहीं, है ना। I आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो B है ना, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। अभी मैंने इस B को लिखा है म्यू नॉट Ni, लेकिन जैसे ही ये मटेरियल इसमें डल गया, अब इसके अंदर जो है B की वैल्यू अलग होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट वैल्यू, है ना। वो इस पर डिपेंड करेगी कि व्हाट इज द मटेरियल, राइट। क्योंकि फिर आपका B क्या आएगा, फिर ये वाला B नहीं आएगा, फिर आपका B आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ये आएगा। इसको आपने कहा था म्यू इंटू एन आई, ये आएगा। यानी कि जब तक कोई मटेरियल नहीं डला है तब तक आप B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लिख लीजिए, लेकिन मटेरियल डलने के बाद दिस B विल बी वेरी डिफरेंट। आगे बात समझ में, चलिए अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सोलेनोइड का करंट 0 रखूंगा। अब सोचो, जब सोलेनोइड का करंट 0 होगा तो H कितना होगा, 0 होगा। धीरे धीरे करके मैं सोलेनोइड का करंट बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, फिर हम देखेंगे I कैसे बढ़ता है। क्योंकि अगर हमने कहा था I प्रोपोर्शनल टू H, ऐसा हमने बोला था, H 0 तो I भी 0, स्मॉल I करंट है, करंट 0 तो H 0 और H 0 तो I 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये I है ना, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मैं वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले मैं IH ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, IH, उसके बाद BH ग्राफ ड्रॉ करूंगा, राइट। आप देखना IH ग्राफ को समझने की कोशिश करिए क्या होता है। सबसे पहले मैं यहां H एक्सिस खींच देता हूं, ये H है बेटा, और आपको मैं बता चुका हूं H बराबर Ni, यानी I पर डिपेंड करेगा सोलेनोइड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है। अब सोलेनोइड में करंट फ्लो अगर I 0 है तो H 0 होगा। I धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। यहां पर मैं कैपिटल I लूंगा प्लस, और यहां पर मैं लूंगा माइनस कैपिटल I, राइट। आप देखना जरा, ऐसा दिख नहीं रहा ऊपर से, कोई बात नहीं, समझते तो है आप सब, ठीक है ना। अब देखिए इधर आपका रिवर्स आ जाएगा। जैसे मान लो इधर आपने Ni को, I का करंट इधर लिया, I का करंट उल्टा भी तो कर सकते हो ना आप, करंट फ्लो अपोजिट कर सकते हो, तो उस समय फिर वो माइनस H आ जाएगा। किसी को भी आप पॉजिटिव मान रहे हो, किसी को भी नेगेटिव मान रहे हो, वो एक कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब देखिए सबसे पहले जब H 0 था तो I 0 था। होता क्या है, किसी भी मटेरियल में जब हम H बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है, तो H बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है, H बढ़ाते हैं तो I बढ़ता है, बढ़ रहा है H। जैसे जैसे H बढ़ा रहे हैं I बढ़ रहा है। तो शुरू में I तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे करके इसका सीन ऐसे होने लग जाता है। फिर मटेरियल जो है एक लिमिट में आ जाता है। भाई ऐसे नहीं कि आप मैग्नेटाइज बनाए जाओगे। मटेरियल के मैग्नेट बनने की भी एक सीमा है, लिमिट है। तो क्या होगा, जैसे आपने H को 0 रखा, I 0 था, फिर धीरे धीरे आपने H बढ़ाया, I बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन एक लिमिट पर आने के बाद में फिर I बढ़ना बंद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन मैग्नेटिज्म। What? This is saturation magnetism. करेक्ट। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर मान लो आप इस मटेरियल को आप H बढ़ा रहे हैं, I बढ़ रहा है ना, I बढ़ रहा, बढ़ेगा ही। आप इसको सैचुरेशन स्टेज तक जाने ना दें और सैचुरेशन स्टेज के पहले इसको वापस लौटा दें कि भाई मैं अब ऐसा करता हूं कि बस H बहुत बढ़ गया, अब हम H को घटाना चालू कर देते हैं। यानी जो करंट हमने बढ़ाया था उस करंट को अब कम करना चालू करो, तो H कम होता जाएगा। तो H को कम करिए, कम करेंगे तो एक अमेजिंग बात होगी, अमेजिंग बात होगी। और वो जोरदार बात है, वो क्या है कि पहले आपने जब H बढ़ाया था तो I बढ़ गया था, अब जब H घटा रहे हैं तो I घटेगा, I घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना पहले बढ़ा था। हाँ, यानी कि आपने इसको बढ़ाया, अब H को आप घटा रहे हो, तो उतना नहीं घटेगा जितना बढ़ा था। यानी बढ़ा ज़्यादा था, घटेगा कम, ये बात है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इवन आफ्टर H बीइंग 0
I will not be zero. I is measurement of magnetization of the material. I is measurement of magnetization of material. यानी कि मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हो चुका है और H जीरो होने के बाद भी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर रहा, भले ही H जीरो हो गया, यानी इसमें कुछ ना कुछ बच रह जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ध्यान दीजिए R का नाम क्या है, R का नाम है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिज्म बच रह जाता है, राइट, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब अगर हमें इस मैग्नेट का भी खात्मा करना हो कि नहीं सर हम तो जो है ना मैग्नेट खत्म ही करना चाहते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, सोलेनोइड में करंट उल्टा फ्लो कर रहे हैं। पहले अगर क्लॉकवाइज कर रहे थे तो अब एंटी क्लॉकवाइज कर दो, पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे तो अब क्लॉकवाइज कर दो, उल्टा करंट बहा दो, तो H नेगेटिव हो जाएगा, अब आपका पहले वाले से अपोजिट हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे जब H की वैल्यू को उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये R धीरे 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 कम होता जाएगा, यहाँ आकर ये जीरो हो जाएगा। ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे कोएर्सिविटी। तो C इज व्हाट, कोएर्सिविटी। यानी कोएर्सिविटी जो है वो अप्लाइड H यानी कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का वो वाला अमाउंट है, वो वाली वैल्यू है जब जो मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो C है, दैट इज कोएर्सिविटी। अब अगर मान लो आपने ये जो नेगेटिव H बनाया है, उल्टी डायरेक्शन में करंट बहाया है, इसको हम और बढ़ाने लग जाएं, उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव को बढ़ाने लग जाएं, तो अब जो आपका मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन फिर से चालू होता है। एक मिनट जरा, उसका मैग्नेटाइजेशन फिर से चालू होता है और ये ऐसा सीन बनता है। यहां जाकर के फिर से एक कंडीशन बनती है, जब ये सैचुरेशन स्टेट पर आ जाता है फिर वापस से बढ़ना बंद हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है वापस से। इसे फिर कहेंगे सैचुरेशन, कि बस हर मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन की लिमिट तय कर रखी है नेचर ने कि उससे ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, तो दैट इज सैचुरेशन, राइट। अब अगर मान लो हम इसको वापस से घटाना चालू करें, H को जो नेगेटिव में बढ़ गया था उसको हमने कम करना चालू कर दिया, तो कम करना चालू करेंगे तो क्या होगा कि अब फिर से वही घटना होगी कि आप H जीरो कर देंगे तो भी मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होगा, तो भी मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होगा, कुछ बचा रह जाएगा, इसे कहेंगे फिर से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। दिस R इज अगेन रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। हाँ, दोनों की जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म पहले आया था और अब आया था, इनकी वैल्यू जनरली सेम होती है, जनरली सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती वैल्यू, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। चलिए जी, अब अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो फिर से हमें पॉजिटिव वाला H देना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला H देना पड़ेगा, फिर ये कोएर्सिविटी C होगी, न्यू कोएर्सिविटी पॉजिटिव वाली। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर हम इसको जो है बढ़ाने लग जाए वापस H को, तो अमेजिंगली ये ग्राफ जा करके उस सैचुरेशन पॉइंट से टच कर जाता है। इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। इस ग्राफ का नाम क्या है, हिस्टेरिसिस लूप। ये इस ग्राफ का नाम है। हिस्टेरिसिस लूप की एक खास बात है, हिस्टेरिसिस लूप की एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि I ऑलवेज लैग्स बिहाइंड H। ये ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है, I ऑलवेज लैग्स बिहाइंड H, यानी कि H जो है ना उससे पीछे I होता है। देखिए, पहले H बढ़ा, पहले H इंक्रीज हुआ, तब I इंक्रीज हुआ, राइट। फिर H डिक्रीज हुआ, तब I डिक्रीज हुआ, लेकिन H जीरो हो गया तब भी I जीरो नहीं हुआ। फिर बाद में H नेगेटिव में गया तब I जीरो हुआ, फिर यहाँ पर ये और नेगेटिव में गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, फिर आपका ये H घटने लग गया, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, है ना। कुल मिलाकर के ये हिस्टेरिसिस लूप जो होता है, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ और मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ हिस्टेरिसिस लूप कैसा होता है। IH ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं।
थोड़ी देर बाद में मैं बी एच ग्राफ की बात करूँगा। ये एच है, ये माइनस एच है, ये कैपिटल आई है। कोई सा भी आप मटेरियल ले लो, सब मटेरियल के लिए मोर और लेस ग्राफ एक जैसा आता है। डिफरेंस होता है उसके अंदर, काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट। तो ये आपका जो आई था ना, वो इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। ये इस तरह का गेम होता है, करेक्ट। सैचुरेशन स्टेट मोर और लेस अमाउंट सेम होता है ना। हो सकता है मैंने इधर थोड़ा सा इसको गलती बना दिया, नीचे बना दिया थोड़ा, नहीं मतलब अब ये थोड़ा सा गलती है। आप मतलब गलत क्या है कि इधर थोड़ा मैंने ऊपर ले लिया, इधर थोड़ा मैंने नीचे ले लिया। थोड़ा और नीचे लेके जाना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ से कर्व लेकर के, कोई खास बात नहीं है। आप इसका मतलब समझिए, जब h बराबर 0, आई बराबर 0, h बढ़ा आई बढ़ा, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, ये सैचुरेशन स्टेट आ गई। अगर हम इसको h को वापस घटाते हैं तो आई घटेगा, यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आएगा, और घटेगा तो यहाँ पे कोएर्सिविटी आ जाएगा। कोएर्सिविटी का मतलब है मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो गया। आर मतलब कि h 0 होने के बाद भी मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, दैट इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। फिर आपका यहाँ मैक्सिमम आ गया, फिर आपका यहाँ से ये बढ़ता गया, फिर यहाँ पे आपका नया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आएगा। इस आर और इस आर की वैल्यू सेम होगी, भले ही मैंने ग्राफ में गलत बनाया हो, आपको लग रहा है ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये मेरे बनाने का प्रॉब्लम है, मतलब मेरी ड्राइंग की इशू है। फिजिक्स तो कह रही है कि दोनों वैल्यूज सेम होती हैं जनरली, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी इन जनरल होता नहीं है। कोएर्सिविटी भी सेम होती है ना, सैचुरेशन स्टेट भी सेम होती है। और आप वंडर करेंगे कि अगर हम बार बार एच को कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, एच इधर बढ़ाया फिर उधर बढ़ाया, फिर एच उधर बढ़ाया फिर उधर बढ़ाया, ऐसा अगर हम करते रहें मटेरियल के साथ में, तो इस ग्राफ को बार बार ये साइक्लिक होता रहेगा, यानी कि बस ऐसे ही चलता रहेगा ये ग्राफ। इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस साइकिल, है ना। तो हिस्टेरिसिस लूप आपको समझ में आ गया, हिस्टेरिसिस लूप और हिस्टेरिसिस साइकिल, राइट। ये आपका IH ग्राफ आया है, ये आपका IH ग्राफ आया। अब मैं BH ग्राफ बनाऊंगा। BH ग्राफ भी ऐसा ही होगा। तो देखिए B और H, B क्या है, B उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया है, H तो आपका यही रहेगा इसी एक्सिस पर, B हम ले रहे हैं, अब हम B ले रहे हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, यहाँ क्या चक्कर है। यहाँ क्या होगा, जैसे आप H बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में सैचुरेशन आएगा, बिल्कुल आएगा सैचुरेशन। लेकिन इस सैचुरेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन तो पहले भी था, लेकिन अब इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन की स्लोप 0 नहीं होती है। पहले वाला जो ग्राफ था उसकी स्लोप 0 थी, ये क्या थी, स्लोप इसकी 0 थी। मतलब IH ग्राफ की लास्ट में सैचुरेशन की सैचुरेशन स्टेट की जो स्लोप होती है 0 होती है IH ग्राफ के अंदर। लेकिन अब जो मैं BH ग्राफ खींच रहा हूँ इसकी स्लोप 0 नहीं होती है। इसकी जो सैचुरेशन, ये सैचुरेशन है, इसकी जो स्लोप होती है वो म्यू नॉट के बराबर होती है, हमेशा ये स्लोप आएगी, राइट। और अब आप इसको जो है इस तरह से ला सकते हैं, इसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहेंगे। ग्राफ बिल्कुल वही बनेगा एकदम, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि सैचुरेशन के बाद की जो लाइन है दैट स्लोप इज नॉट 0। IH में वो स्लोप 0 थी, है ना। चलिए, ये आपका कोएर्सिविटी C है, ये आपका, अब यहाँ पर फिर से वही होगा कि आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और इसकी स्लोप जो है ना वो म्यू नॉट आएगी, और ये इस तरह से आपका R आएगा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यहाँ पर कोएर्सिविटी C आएगा और ये जाकर वापस मिल जाएगा। दिस इज अगेन कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप और हिस्टेरिसिस साइकिल, है ना। हाँ, हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप और साइकिल, जो भी आप बोलना चाहें, और साइकिल। अब पता है क्या होने वाला है, होने वाला यह है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते रहें तो ऐसा ग्राफ बनता रहेगा। इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ दिस BH कर्व,
अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया किसी तरह से, तो एरिया ऑफ दिस BH कर्व इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। हाँ, एनर्जी लॉस होगा, हीट लॉस, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। एरिया ऑफ BH ग्राफ, एरिया ऑफ BH लूप, एरिया ऑफ BH लूप इज इक्वल टू एनर्जी और हीट लॉस, इज इक्वल टू एनर्जी लॉस और हीट लॉस, एनर्जी लॉस और हीट लॉस, है ना, हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, if it is being magnetized, if it is being magnetized and demagnetized, and again एंड अगेन, बार बार अगर हम ऐसा करते रहें, लाइक इन ट्रांसफॉर्मर, है ना, लाइक वी डू इन ट्रांसफॉर्मर, लाइक इट हैपन्स इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर हम आपको पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये घटना बार बार होती रहती है कि ट्रांसफॉर्मर का जो मटेरियल होता है वो बार बार मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, अपोजिट मैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर अपोजिट डीमैग्नेटाइज, फिर इस तरह से होता रहता है। तो होता क्या है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, है ना, हमारे घरों के आसपास लगा रहता है, कई बार बड़े ट्रांसफॉर्मर दूर लगे रहते हैं, है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर ये मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है कंटिन्यूअस। तो एरिया ऑफ BH लूप जो है, इट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस और हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इफ इट इज बीइंग मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड एंड अगेन लाइक इट हैपन्स इन ट्रांसफॉर्मर, जैसा ट्रांसफॉर्मर में होता है। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मर का मतलब मटेरियल में होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे बहुत सारी जगह हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, लैब के अंदर ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्रीज में ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज में ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते रहते हैं। ये ग्राफ का जो एरिया है ना, जितना बड़ा होगा उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। इस ग्राफ का एरिया जितना बड़ा होगा उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और कोएर्सिविटी, हम चाहते हैं कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो और कोएर्सिविटी कम हो, हमेशा हमारी इच्छा ये रहती है ना। हाँ, जब हम इस तरह का काम करते हैं ना कि भाई एक बार मैग्नेट बनाना है, फिर ख़त्म करना है, फिर मैग्नेट बनाना है, फिर ख़त्म करना है, तो हम ऐसा मटेरियल चुनते हैं जिसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तो ज़्यादा हो और कोएर्सिविटी कम हो। कोएर्सिविटी कम होगी तो हमारी एनर्जी कम खर्च होगी। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिज्म का अमाउंट है, वो हमको चाहिए। तो देखिए, मैं दो मटेरियल का यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। आप दोनों को ध्यान से देखना, दो अलग अलग मटेरियल हैं। ये एक मटेरियल है, राइट। इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म देख लीजिए आप, कोएर्सिविटी देख लीजिए। अच्छा, ये आप ग्राफ देखो, मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना रहा क्या, ध्यान दो। अब देखिए आप क्या है, इसमें R ज़्यादा है और C कम है। ये जो ग्राफ है ये स्टील का ग्राफ है, स्टेनलेस स्टील। ये है सॉफ्ट आयरन। अब आप एक बड़ी क्लियर कट बात आ रही है कि जो
वो है एरिया किसका ज़्यादा है। अगर हम देखें तो एरिया मेरे को लग रहा है कि स्टील का बहुत ज़्यादा है। स्टील का ग्राफ ऐसे फूला हुआ है, कोएर्सिविटी बहुत ज़्यादा है स्टील की, यानी उसको डीमैग्नेटाइज कराने में पसीना निकल आता है, बहुत एनर्जी लॉस होती है, बहुत एनर्जी लॉस होती है। इसका क्या होता है, जल्दी से मैग्नेट बन जाता है, जल्दी से वो हो जाता है, तो इसमें एनर्जी कम खर्च होती है ना। हाँ राइट। और स्टील में एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर में हम लोग सॉफ्ट आयरन काम में लेते हैं, स्टील काम में नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं। कभी कभी हमें लेबोरेटरी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हम जो है ना, मान लो हमें मजबूत मटेरियल मैग्नेट चाहिए, जैसे क्या बोलते हैं ना, हमको वो चाहिए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जिसका मैग्नेट ख़त्म ना हो, तो फिर हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसकी कोएर्सिविटी ज़्यादा हो, राइट। क्योंकि हमें परमानेंट चाहिए, आज मैग्नेट बनाया 10 साल तक चाहिए कि भैया मैग्नेट की ज़रूरत है, तो मैग्नेट की ज़रूरत है तो आप ऐसा मटेरियल चुनिए जिसकी कोएर्सिविटी ज़्यादा है, तो वो मैग्नेट आराम से सस्टेन करेगा काफ़ी दिनों तक। अब आपने ऐसा मैग्नेट चुन लिया जिसकी कोएर्सिविटी बहुत कम है, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा या किसी भी कारणवश टूट गया, गिर गया। कभी कभी क्या मटेरियल जो है ना, थोड़ा सा ठोकने पर ही मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। आपने ज़ोर से उसको किसी चीज़ में मार दिया तो भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। यानी ये मैग्नेटिज्म खत्म होने के जो है ना बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। तो आप क्या करें कि ऐसा मटेरियल लेवे जिसकी कोएर्सिविटी ज़्यादा है, अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो। लेकिन अब जैसे ट्रांसफार्मर में तो हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना ही नहीं है। ट्रांसफार्मर में तो हमें 1 मिनट में 50 बार या 60 बार मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है, बनाना है। ट्रांसफार्मर के अंदर तो ये वर्किंग होती है 1 सेकंड में, 1 मिनट नहीं बोल, 1 सेकंड में 50 बार बदलना पड़ता है। 1 सेकंड में 50 साइकिल होंगे, 50 साइकिल ऐसे वाले 1 सेकंड में होंगे। अब सोचो आप, अगर हमने ये स्टील वाला ले लिया, कोएर्सिविटी ज़्यादा वाला, मैग्नेटिज्म तो हमें चाहिए तो ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम ये है कि कोएर्सिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार आपको साइकिल करना है। अगर आपने किया तो आपका तो जो है ना दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि हीट और एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप जो है ना, ये ग्राफ जो है ये देख लीजिए यहाँ पर, और इसके साथ ही आपका ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके अलावा जो आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सारे कर लीजिए, डीपीपी इसकी आ चुकी है आपके पास में, तो डन कर दो। एक बात मैं इसमें सवाल में इस चैप्टर में कहना चाहूँगा मैं आपसे, एनसीईआरटी बहुत पढ़नी पड़ेगी इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर की खास बात है इसमें है ना, कंटेंट थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेटरी जो है ना अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने पढ़ाया है पूरा, सारी चीज़ें बताई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगी, राइट। जैसे अब मैंने आपको जो है ना मैग्नेटाइजेशन डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल नहीं बताए। ये आपको केमिस्ट्री वाले सर बता देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर जो है ना डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल वो बता देते हैं आपको, तो एग्जाम्पल आप वहाँ से ले लीजिए। और इसके अलावा आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत जो है ना लंबी जो टेबल बनी हुई है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की, वो टेबल आप काम में लीजिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए भी आपको बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें इनका एरिया दिया जाएगा। तो एरिया को मैंने क्या डिफाइन किया था, एरिया को मैंने डिफाइन किया था, एरिया ऑफ BH लूप इज इक्वल टू एनर्जी लॉस और हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इफ इट इज बीइंग मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड एंड अगेन लाइक इट हैपन्स इन ट्रांसफार्मर। अच्छा, यहाँ एक वर्ड और जोड़ दो आप, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। प्लीज ऐड दिस वर्ड पर साइकिल, मतलब ये एक साइकिल का एनर्जी लॉस का एरिया है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं पर साइकिल लिखना भूल गया था। एरिया ऑफ BH लूप इज इक्वल टू एनर्जी लॉस और हीट लॉस पर यूनिट पर साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, मतलब यूनिट वॉल्यूम का यूनिट साइकिल है ना। 1 साइकिल के अंदर इतना एनर्जी लॉस होगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा, राइट। और साइकिल के हिसाब से बढ़ जाएगा आपकी साइकिल कितनी है, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं हम कि चलो फिर वो मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ एक क्वेश्चन का,
ठीक है।